हेलो दोस्तों। आरके लेंस पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि पता ही है। तो आज की ये वीडियो हम अगली वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि आपके एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर बात चलने वाली है। ठीक है, इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज हैं 7.2 तक सभी के सभी अपलोडेड है और उनके प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, और नोट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी। चलिए अब वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज है जो वो 7.3 एक्सरसाइज। इसमें नेतृत्व के बारे में बताया गया है कि क्या होता है नेतृत्व, क्या इसकी अवधारणा है और क्या इसकी शैलियाँ हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो केवल नेतृत्व की शैलियाँ हैं, इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेतृत्व क्या होता है जान लेते हैं। इसका अभिप्राय दूसरों को इस प्रकार से प्रभावित करने से है ताकि वो वही करे जो नेता चाहे। ठीक है, नेतृत्व का मतलब यह है कि लोगों को इस तरह से प्रभावित कर दो, लोगों को, दूसरों को यानी कि लोगों को इस तरीके से प्रभावित करना ताकि नेता जो है वही करें वो। ठीक, मतलब कि तुम अपनी बातों से दूसरे को इस तरीके से प्रभावित कर दो कि अब जो तुम कहो वही वो बंदे करें। ठीक है, यही नेतृत्व कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व को सीधी भाषा में बताऊं, देसी भाषा में, तो अपनी बातों को दूसरों से मनवाना नेतृत्व कहलाता है। ठीक है, अगला है नेतृत्व की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहला, प्रभावीकरण प्रक्रिया। यहाँ प्रभावीकरण का अर्थ दूसरों को अपने प्रभाव में लेने से है। नेतृत्व के अंतर्गत नेता दूसरों के साथ इस तरह का व्यवहार करता है कि वे स्वयं ही उसके प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है, जो नेतृत्व है एक प्रभावीकरण प्रक्रिया है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। ठीक है, इसमें नेता क्या करता है, व्यक्तियों को, अपने अधीनस्थों को, कर्मचारियों को इस तरीके से मोटिवेट करता है, इस तरीके से अपना प्रभाव डालता है उनके ऊपर, इस तरीके से बात करता है। ठीक है, जिससे कि क्या करते हैं कर्मचारी तुरंत ही उसकी बातों में आ जाते हैं और उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नेता अपने व्यवहार के अनुरूप लोगों को क्या करता है, अपने प्रभाव में लाता है। ठीक है, तो इसलिए नेता जो भी होता है वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है। जब देखना कोई भी नेता भाषण दे रहा हो तो अच्छा व्यवहार करता है। मोदी हो गए, राहुल गांधी हो गए, जितने भी नेता है वो सब के सब अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो व्यवहार है वही है मेन इसका हथियार नेताओं का, जिससे लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं, दूसरा है व्यवहार परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया। नेतृत्व में व्यवहार बदलने की शक्ति होती है। जिस प्रबंधक में नेतृत्व योग्यता होती है उसके अधीनस्थों का कार्य निष्पादन अपेक्षाकृत बढ़िया हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो नेतृत्व होता है इसमें व्यवहार बदलने की शक्ति होती है। ठीक है, मतलब अपने जो नेतृत्व होता है, नेता एक अपनी बातों से लोगों का व्यवहार बदल देता है। ठीक है, अगर यह शक्ति किसी प्रबंधक में आ जाए, ठीक है, तो वह अपने अधीनस्थों के कार्य निष्पादन को बढ़िया कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, अगर नेता की खूबी एक प्रबंधक में आ जाए तो वो अपने कर्मचारियों से, अधीनस्थों से अपनी बातों को मनवा कर उनसे अच्छा काम करवा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि कार्य निष्पादन में व्यवहार परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, कार्य निष्पादन में सुधार करती है। ठीक है, अगला है सतत प्रक्रिया, मतलब कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, प्रबंधक को नेतृत्व योग्यता लगातार प्रयोग करना होता है। ठीक है, हर बार कर्मचारी को अपनी बातों को मनवाने के लिए नेतृत्व को बार बार हमें प्रयोग करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई। अब आगे बढ़ते हैं और अगली देख लेते हैं कि अगली विशेषता कौन सी है। अगली विशेषता कौन सी है, नेता व अनुयायियों का आपसी संबंध। नेता को सार्थक बनाने के लिए नेता के साथ कार्य करने वाले अनुयायियों का होना आवश्यक है। बिना अनुयायियों के नेता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, जो नेता होते हैं वे स्वयं खुद नहीं करते, सारे काम वो खुद नहीं करते। पता है, उस नेता के जो कार्य करने वाले होते हैं, कार्यकर्ता, अनुयायी जिसे ही बोल लो, शुद्ध देसी भाषा में बताऊं तो चमचे, बहुत लोगों को सुना हुआ हमने कहते हुए चमचे, कि ये तो नेता के चमचे हैं। ठीक है, तो वही चमचे जिनको यहाँ पर अनुयायी कहा गया है। ठीक है,
उनकी बात की जा रही है। तो जो नेता और नेता के कार्यकर्ता या अनुयायी या जो चमचे होते हैं, उनमें आपसी संबंध का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में अच्छे संबंध नहीं होंगे तो दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं, प्रतिकूल हैं, बिना एक दूसरे को काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए दोनों में आपसी संबंध अच्छा होना चाहिए जिससे कि नेता का काम होता रहे। ठीक है, अगला है सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति। नेतृत्व की एक मुख्य विशेषता सामूहिक उद्देश्य प्राप्त करना है और साथ ही व्यक्तिगत उद्देश्य भी प्राप्त करना है। ठीक है, सामूहिक उद्देश्य प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, नेतृत्व की एक विशेषता यह है कि वो सामूहिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी काम कर सकता है और व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी काम कर सकता है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जब लॉकडाउन लगने वाला था तो उससे पहले एक दिन कहा था कि सभी लोग मिलकर थाली या प्लेट जो भी बजाएंगे। ठीक है, तो सब लोगों ने माना था। तो ये क्या हो गया, एक सामूहिक उद्देश्य, क्योंकि पूरे भारत का उद्देश्य था वो लॉकडाउन होना, भारत में लॉकडाउन लग गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर प्रधानमंत्री चाहें तो अपना व्यक्तिगत उद्देश्य भी पूरा कर सकते हैं। जैसे उनको चाहिए कि इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं, तो वो बोलेंगे लोगों से कि आप मुझे फॉलो करो, तो लोग उनको फॉलो भी कर देंगे। तो ये है एक तरीके से वो अपनी व्यक्तिगत उद्देश्य भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सामूहिक और व्यक्तिगत उद्देश्य दोनों ही प्राप्त करने में सफल है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रबंध कला एवं नेतृत्व में क्या अंतर है। ठीक है, प्रबंध कला क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है, क्या है इनमें अंतर। सबसे पहले अंतर देख लेते हैं। अस्तित्व का आधार, संगठित समूह तथा औपचारिक संगठन। जो प्रबंध कला होती है ये संगठित समूह है, मतलब इसकी स्थापना की जाती है, और ये एक औपचारिक संगठन है। नेतृत्व, असंगठित समूह तथा अनौपचारिक संगठन। जो नेतृत्व है यह असंगठित समूह, इसको इसकी स्थापना नहीं की जाती और ये एक अनौपचारिक संगठन है। ठीक है, मुख्य ध्यान, संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंध कला की स्थापना की जाती है। अनुयायियों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इसमें नेतृत्व की स्थापना नेता अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए और चमचों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अगला है अधिकार, औपचारिक अधिकार। प्रबंध कला में औपचारिक अधिकार होते हैं और अनौपचारिक अधिकार होते हैं नेतृत्व में। ठीक, क्या क्या क्षेत्र है इनका, प्रबंध कला का विस्तृत क्षेत्र है। ठीक, और नेतृत्व का संकुचित क्षेत्र। हर जगह नेतागिरी नहीं चलती, पता है। ठीक है, तो यही है कि नेतृत्व का जो क्षेत्र है वो कम है और जो प्रबंध कला का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, विस्तृत है, फैला हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन सभी के बीच में। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा दोबारा समझाने की जरूरत है अभी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गई इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट बात, कौन सी, नेतृत्व शैलियाँ। इस एक्सरसाइज में यही है इंपॉर्टेंट, नेतृत्व शैलियाँ। इसी से प्रश्न पेपर में आते हैं, 2 या 3 नंबर के आते हैं। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं निरंकुश नेतृत्व शैली क्या है। निरंकुश नेतृत्व शैली मतलब कि एक तरीके के टाइप्स बता रहा हूँ, प्रकार, नेतृत्व के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, लीडरशिप के टाइप। सबसे पहला है निरंकुश नेतृत्व शैली। इसका अभिप्राय उस नेता नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता का रुझान पूरे कार्य को स्वयं ही करने की ओर होता है। निरंकुश नेतृत्व शैली का मतलब यह है कि इसमें नेता सारे कामों को खुद ही करना चाहता है। इसी को हम निरंकुश नेतृत्व शैली कहते हैं। ठीक है, क्या है इसकी विशेषताएं, केंद्रित सत्ता, केंद्रित सत्ता। इस पद्धति में प्रबंधक को जो अधिकार एवं दायित्व प्राप्त होते हैं वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। मतलब कि निरंकुश नेतृत्व शैली में जो भी सत्ता होती है केंद्रित होती है, मतलब कि एक व्यक्ति के पास ही होता है, वो अपने कामों को दूसरे लोगों से नहीं करवाना चाहता। ठीक है, अगला है एक व्यक्ति के निर्णय। नेतृत्व की इस शैली में प्रबंधक सारे निर्णय स्वयं लेता है, वह मानता है कि किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें जो नेता होता है वो सारे निर्णय खुद ही लेता है, वो ये सोचकर चलता है कि मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला है कर्मचारियों के बारे में गलत धारणा। इसमें जो नेता होता है या जो प्रबंधक होता है वह कर्मचारियों के बारे में यह सोचकर चलता है कि जो मेरे कर्मचारी हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं या वो काम सही से नहीं करते। ठीक है, यह मानकर चलता है, मतलब कर्मचारियों के बारे में सब कुछ ही गलत सोच कर चलता है। ठीक, अगला है संदेशवाहन केवल नीचे की ओर। इसमें संदेशवाहन केवल नीचे की ओर होता है क्योंकि इसमें कर्मचारियों के विचार सुझाव महत्वहीन होते हैं। इसमें जो संदेशवाहन होता है वो केवल नीचे की ओर होता है, मतलब कि जो नेता होता है वो केवल बोलता है तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, बोलता है। मतलब कि वो किसी से पूछता नहीं है कि कैसे करना चाहिए या क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं पूछता।
क्योंकि वो सारे निर्णय खुद ही लेता है, उसको किसी पर विश्वास नहीं होता, बस खुद निर्णय लेता है और दूसरों को बोलता है कि तू ये कर दे, तू ये कर दे, तू ये कर दे, बस। ठीक है, इसलिए संदेशवाहन इसमें केवल नीचे की ओर होता है, नेता किसी की भी बात नहीं सुनता है। यह निरंकुश नेतृत्व शैली के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है इसके लाभ, क्या हानि है और कहाँ हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, इन चीजों को भी देख लेते हैं। कहाँ पर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जहाँ नेता समूह का सर्वाधिक विद्वान हो, मतलब कि जो नेता हो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, वह वहां पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ निर्णय के लिए बहुत कम समय हो, जहाँ पर निर्णय लेने के लिए कम समय होता हो, वहां पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ अधीनस्थ अनुभवहीन व अशिक्षित हो, जहाँ पे मतलब कर्मचारी अधीनस्थ होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको ज्यादा अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, वहां पर हम इसको निरंकुश नेतृत्व शैली को, यानी कि पहले टाइप को हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अब है इसके लाभ। शीघ्र और स्पष्ट निर्णय। ठीक है, अगला है संतुष्टिपूर्ण कार्य, नेता संतुष्ट रहता है, जी हाँ जो मैंने किया ठीक किया है। कम शिक्षित कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, जहाँ पे कम शिक्षित कर्मचारी होते हैं वहाँ के उनके लिए ये आवश्यक है, मतलब कि लाभदायक है उनके लिए। क्या है इसकी हानि, अभी प्रेरणा की कमी, कर्मचारी अभी प्रेरित नहीं रहते हैं, उनको पता है कि नेता हमसे कुछ करवाएगा नहीं, इसलिए वो सुस्त पड़े रहते हैं। ठीक है, कर्मचारियों द्वारा विरोध, कर्मचारी इसका विरोध भी करते हैं। पक्षपात की संभावना, इसमें पक्षपात की पूरी पूरी संभावना होती है। ठीक है, चलते हैं आगे, अब अगला देख लेते हैं कि अगला कौन सा नेतृत्व शैली है। ठीक है, तो अगला तुम्हारा है जो है वो है जनतंत्रीय नेतृत्व शैली। ठीक है, ये दूसरा प्रकार है, जनतंत्रीय नेतृत्व शैली। इसका अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श करता है। ठीक है, इसमें जो नेता होता है वो अपने अंतिम निर्णय लेने से पहले, मतलब कुछ भी करने से पहले, अपने अधीनस्थों से, अपने कर्मचारियों से विचार विमर्श लेता, पूछता है कि क्या ऐसा करना सही होगा या कर सकते हैं, या और भी कुछ इसमें करना चाहिए। ठीक है, तो जनतंत्रीय नेतृत्व शैली में नेता कुछ भी करने से पहले अपने कर्मचारियों से विचार विमर्श मांगता है। ठीक है, यह जनतंत्रीय है। क्या है इसकी विशेषताएं, सहयोगपूर्ण संबंध। सहयोगपूर्ण संबंध, इसमें जो नेता हो तो नेता, या प्रबंधक हो तो वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से क्या है, बातचीत करके आपसी में सहयोगपूर्ण संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला है कर्मचारियों में आस्था। ठीक है, इसमें जो प्रबंधक होता है, जो नेता होता है, उसको अपने कर्मचारियों में क्या होता है, आस्था होती है, मतलब वो ये सोचकर चलता है कि जो मेरे कर्मचारी हैं अच्छे हैं, काम सही से करते हैं। ठीक है, उसको अपने कर्मचारियों के ऊपर विश्वास होता है, और इससे क्या होता है कि कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होती है, कर्मचारी भी सोचता है कि हाँ हमारे मालिक को हम पे विश्वास है। ठीक है, तो इस तरीके से कर्मचारी भी कंपनी में ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हैं और अच्छे से काम करते हैं, जिससे कि काम जल्दी पूरा हो जाता है। ठीक, अगला है खुला संदेशवाहन। इस प्रणाली में प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के मध्य खुला संदेशवाहन होता है, कर्मचारी सुझाव स्वीकार किए जाते हैं। इसमें खुला संदेशवाहन होता है, मतलब कि कोई भी किसी को भी दिक्कत होती है तो किसी से भी जाकर कुछ भी पूछ सकता है, या कुछ बताना चाहता हो तो जाके बता सकता है। ठीक है, जबकि निरंकुश नेतृत्व शैली में केवल नीचे की ओर संदेशवाहन था। ठीक है, और इसमें क्या है, खुला संदेशवाहन, कोई भी कहीं भी किसी से भी कभी भी जाके बातचीत कर सकता है। अब आगे देखते हैं कि क्या है इसके अगले पॉइंट। अब देख लेते हैं कि इसकी क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है। सबसे पहले लाभ देख लेते हैं। सबसे पहले लाभ है उच्च मनोबल। ठीक है, यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं वो उनका जो मनोबल होता है वो उच्च होता है, मतलब कि वो मोटिवेट होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। अधिक कुशलता का निर्माण। ठीक है, यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं अधिक, वो पहले से तो कुशल होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेता होता है उसकी वजह से उनकी कुशलता में और भी वृद्धि होती है। ठीक है, रचनात्मक कार्यों के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध, मतलब कि काम करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा समय होता है। ठीक, हानि, अशिक्षित अधीनस्थों की आवश्यकता। अशिक्षित सॉरी शिक्षित अधीनस्थों की आवश्यकता, मतलब कि यह हानि है कि इसमें काम केवल जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं वही कर सकते हैं। निर्णयों में देरी, यहाँ पे निर्णय लेने में देरी होती है, क्योंकि सबसे पूछता है ना वो कि क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पूछने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। प्रबंधकों में उत्तरदायित्व की कमी, प्रबंधक जो होते हैं वो यहाँ पे उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं, क्योंकि सबसे वो पूछता है तो सोचता है ये ले ले या वो ले ले, तो एक दूसरे में टालते रहते हैं, इसीलिए वो उत्तरदायित्व की कमी रहती है। क्या है उपयोगिता इसकी, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जब समूह सदस्य चतुर हो और अपने ज्ञान को बांटने को तत्पर हो, मतलब कि सारे कर्मचारी क्या हो, पढ़े लिखे हो और अपने ज्ञान को बांटने के तैयार हो, मतलब कि एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो।
जहाँ निर्णय के लिए पर्याप्त समय हो, जहाँ नेता निर्णय में अधीनस्थों की भागीदारी के लिए तैयार हो, वहाँ पर हम इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट नेतृत्व शैली है जो कि देखते हैं क्या है, स्वतंत्र नेतृत्व शैली। ठीक है, चलो इससे देख लेते हैं। स्वतंत्र नेतृत्व शैली, इसका अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता अपने अधीनस्थों को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर देता है। कहने का मतलब कि इसमें नेता कुछ भी नहीं करता। ठीक है, सारे कार्य अधीनस्थ क्या कर्मचारी करते हैं। ठीक है, इसमें नेता अधीनस्थों को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर देता है। इसमें जो नेता होता है आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा होता है, उसके सारे कार्य उसके अधीनस्थ कर्मचारी वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र नेतृत्व शैली है। ठीक है, क्या है इसकी विशेषताएं? अधीनस्थों में पूर्ण आस्था। स्वतंत्र नेतृत्व शैली की एक बहुत अच्छी बात है इसमें कि जो नेता होता है उसको अपने कर्मचारियों अधीनस्थों पर पूरा विश्वास होता है कि हाँ भाई मेरे कर्मचारी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, वो सारे काम कर लेंगे, इसलिए वो आराम से अपनी कुर्सी पर केवल बैठता है, सारे काम उसके अधीनस्थ या कर्मचारी करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र निर्णय पद्धति, इस प्रणाली में प्रबंध से संबंधित निर्णय प्रबंधकों के स्थान पर अधीनस्थों द्वारा लिए जाते हैं। इसमें जो नेता होता है वो सारे निर्णय लेने की शक्ति अपने अधीनस्थों कर्मचारियों को दे देता है, इसलिए वो फ्री होता है और ये सारे निर्णय खुद ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें स्वतंत्र निर्णय पद्धति है, कोई भी निर्णय ले सकता है। अधिकारों का विकेंद्रीकरण, इसमें जो प्रबंधक होता है अपने अधीनस्थों में अधिकारों का व्यापक वितरण कर देता है, जिससे कि सभी अपने लक्ष्य योजना बनाने में सक्षम हो सके। मतलब सभी लोगों को अपनी इच्छा अनुसार काम करने की वहाँ पर शक्ति दी जाती है और सब लोग अपना अपना काम खुद से उसके बारे में सोचते समझते हैं, निर्णय लेते हैं, सब कुछ खुद ही करते हैं। ठीक है, इसमें नेता कुछ भी या प्रबंधक कुछ भी नहीं करता है। ठीक, स्वयं संचालन, पर्यवेक्षक व नियंत्रण, एक बार उद्देश्यों की व्याख्या कर देने के बाद प्रबंधक केवल विपरीत परिस्थिति में हस्तक्षेप करता है। कर्मचारियों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण कर्मचारी स्वयं करते हैं। मतलब कि एक बार जो प्रबंधक होता है उसने उनका उद्देश्य बता दिया कि हाँ भाई ये काम है 10 घंटे में हो जाना चाहिए, तो वो उसके बाद फिर बीच में कुछ नहीं बोलता, कर्मचारी खुद ही देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पर्यवेक्षण करना है, क्या नियंत्रण करना है, कैसे मोटिवेट करना है, एक दूसरे को सब खुद ही ऐसे ही करते रहते हैं। ठीक है, जब कोई विपरीत समस्या आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है जिसमें किसी कर्मचारी को या अधीनस्थ को कोई दिक्कत होती है, तब उसमें फिर वो जाता है प्रबंधक से पूछता है कि इस काम में समस्या आ रही है कैसे किया जाए, तब वो बताता है, वरना अन्यथा वो ऐसी फालतू में बीच में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है जानते हैं। अगला पॉइंट है लाभ, हानि और उपयोगिता। ठीक है, सबसे पहले लाभ देख लेते हैं। अधीनस्थों में आत्मविश्वास का विकास, जो कर्मचारी अधीनस्थ होते हैं उनकी जो आत्मविश्वास होती है उसमें विकास होता है, मतलब वो बढ़ता है। ठीक है, उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है, इसमें जो कर्मचारी होते हैं हाई लेवल के मोटिवेटेड होते हैं। संस्था के विकास एवं विस्तार में सहायक। ठीक है, इससे क्या होती है, स्वतंत्र नेतृत्व शैली से संस्था का बहुत ही जल्दी विकास होता है और विस्तार भी होता है। क्या है इसकी हानियाँ? समन्वय में कठिनाई, सारे सबको ही छूट है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो वो एक दूसरे की सुनते ही नहीं है, सब सोचते हैं कि मैं कर लूँ, दूसरा सोचेगा कि मैं कर लूँ, तो उनकी एक दूसरे में बनती नहीं है। ठीक है, इसीलिए समन्वय में कठिनाई होती है। प्रबंधकीय पद महत्वहीन हो जाता है, मतलब कि जो नेता की कुर्सी होती है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वो खुद खुद तो कुछ काम करता ही नहीं है, सारे तो उसके काम कौन करते हैं, उसके अधीनस्थ कर्मचारी लोग करते हैं, तो इसलिए उसके पद का कोई भी फिर वो नहीं रह जाता, महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, केवल अधिक शिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये उपयुक्त है। कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है? जब सदस्य बहुत अधिक चतुर हो, अनुभवी हो और शिक्षित हो, जहाँ बाहरी विशेषज्ञों का प्रयोग होता हो, जैसे बाहर से कोई ले लिया जाता हो, जैसे सलाहकार होते हैं बाहर से ले लिए, स्टाफ विशेषज्ञ होते हैं बाहर से, इन सब की सर्विस ले जाती हो, वहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ अनुयायी विश्वसनीय हो, जहाँ पे अनुयायी विश्वसनीय हो, जहाँ पर कर्मचारी अधीनस्थों पर पूरा विश्वास किया जा सकता है, वहाँ पे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नेतृत्व शैली समाप्त हो गई और इस एक्सरसाइज में केवल इतना ही, इस एक्सरसाइज में केवल यही मेन पॉइंट्स थे जो मैंने बताए। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। निरंकुश नेतृत्व शैली, ठीक है, निरंकुश, जनतंत्रीय और स्वतंत्रीय, यही तीन है इस एक्सरसाइज की नींव। इन्हीं तीनों में से इस पूरे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी।
अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट करके दोबारा पूछ लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, कमेंट कर देना, कुछ बताना पूछना हो तो। अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एक लाइक भी कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ आपकी अगली एक्सरसाइज जो कि अंतिम एक्सरसाइज इस चैप्टर की, उसके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।